नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 15 जून 2014 रविवार। ये जो मेरा वीडियो है वो एफडीआई इन जनरल पे है। दूसरा और वीडियो बनेंगे जो कि एफडीआई इन डिफेंस पे है, एफडीआई अलग अलग मुद्दों पे उस पे है। ये एक जनरल एफडीआई पे है कि एफडीआई का जो झूठा प्रचार हो रहा है उसके बारे में, तो एफडीआई से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं उसके ऊपर। अब जो सबसे पहले जो झूठा प्रचार होता है वो इस तरह से होता है कि भाई कोई कंपनी भारत में बिजनेस करने आती है, प्रोडक्शन करने आती है, तो उसको रोकने से मिलेगा क्या। कि मान लो गुजरात का कोई आदमी आंध्र प्रदेश में जाके फैक्ट्री लगाता है, आंध्र प्रदेश का कोई आदमी गुजरात में आके फैक्ट्री लगाता है, तो उसमें वो अपने पैसे से फैक्ट्री लगा रहा है, वो अपने इक्विपमेंट लाएगा, फैक्ट्री से पैसा कमाया तो पहले उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर ही वो पैसा कमाएगा, और पैसा कमाएगा तो टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो यदि कोई आंध्र प्रदेश का आदमी गुजरात आता है तो गुजरात को कोई नुकसान होना नहीं चाहिए, या गुजरात का आदमी कहीं भी जाता है, पंजाब में जाता है, आंध्र प्रदेश में जाता है, तो भी उसको कोई नुकसान नहीं है। तो अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आके फैक्ट्री लगाना चाहती है तो रोकने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, या रोकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या उनके आने से कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, ये एक प्रचार चल रहा है। अब दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंटरनल इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कि मान लो कर्जा लिया जाता है डॉलर में, जैसे अभी नरेंद्र मोदी और जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन का कर्जा लिया कि भाई प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है भारत सरकार के पास, इसलिए वर्ल्ड बैंक से जाके $1 बिलियन का कर्जा लिया। तो जब $1 बिलियन चुकाने की बारी आएगी, डॉलर यानी 6,000 करोड़ रुपया, तो कहाँ से चुकाएंगे। तो उस समय डॉलर नहीं होगा, तो फिर भारत सरकार को अपने मिनरल्स है वो दूसरे देशों को बेचने पड़ेंगे कि भाई ये मिनरल्स ले लो, और या माइनिंग राइट्स ले लो, या ज़मीन ले लो और बदले में डॉलर दो। अब एफडीआई में क्या है कि एक कंपनी $1 बिलियन लगा लेके आई, उसने फैक्ट्री डाली। अब सरकार के ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं है कि 10 साल बाद $1 बिलियन देना है, या $1 बिलियन प्लस उसका इंटरेस्ट जो है 100, 200, 300 मिलियन 10 साल का वो देना है। इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कमिटमेंट क्या खड़ा होता है वो देखना है। अमाउंट प्लस इंटरेस्ट देने का कमिट नहीं है, पर क्या कमिटमेंट खड़ा होता है वो सेकंड स्टेप में झूठा प्रचार आता है कि एफडीआई डज नॉट क्रिएट कमिटमेंट। एफडीआई कमिटमेंट खड़ा करता है, क्या खड़ा करता है, कमिटमेंट टू रीपे कैपिटल इन डॉलर। ये कि जो कंपनी भारत में आई उसने जो प्रॉफिट किया, या तो वो प्रॉफिट जब वो भारत के बाहर ले जाना चाहती है तब उतना डॉलर रिजर्व बैंक को लाके देना पड़ेगा। ये कमिटमेंट गवर्नमेंट दे रही है। यदि ये कमिटमेंट नहीं दे रही है तो मुझे भी एफडीआई से कोई एतराज़ नहीं है, पर जैसे ही तुम कमिटमेंट निकालने की बात करो तो प्रो एफडीआई लोग हैं, फिर वो आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, वो तुरंत चिल्लाने लगते हैं कि नहीं सरकार को कमिटमेंट तो देना ही चाहिए, या बीजेपी के हो, नरेंद्र मोदी के भक्त हो, कि नहीं सरकार को कमिटमेंट तो देना ही चाहिए कि जब डॉलर उसको वापस ले जाना है तब आरबीआई उसको फॉरेन डॉलर ला के दे। अब जो कमिटमेंट उस दिया है उस समय जब डॉलर नहीं हुए तो वही परिस्थिति आ जाएगी जो कि कर्जे में आती है कि सरकार को अपने मिनरल्स बेचने पड़ेंगे, सरकार को सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर बैंक है, स्टेट बैंक है, जो भी बैंक है वो सारे बैंक बेचने पड़ेंगे, मतलब वो सारे बैंक विदेशों को देने पड़ेंगे। अब एग्जांपल मैं देता हूं कि सपोज लॉकहीड यूएसए इंडिया में आती है, तो पहले एक सब्सिडरी खोलेगी लॉकहीड इंडिया, जैसे कोका कोला इंडिया है तो एक सब्सिडरी उसको खोलनी पड़ेगी, वो तो माइनर इशू है। अब उसने लॉकहीड यूएसए ने $100 मिलियन भेजा ज़मीन खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो $100 मिलियन आरबीआई में जमा होंगे। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें आरबीआई या एसबीआई कोई इंडियन बैंक है वो बीच में आती है। डॉलर है वो सीधे इंडिया नहीं आते कभी, पहले उसको जमा करने पड़ते हैं आरबीआई के साथ। आरबीआई बदले में
6,000 करोड़ रुपया देगी। मान लो $1 का दाम 60 रुपये है तो अब कमिटमेंट क्या खड़ा हुआ कि जिस दिन लॉकहीड ने मान लो दूसरे दिन कहा कि भाई हमें बिजनेस नहीं करना है और 6,000 करोड़ आरबीआई को दिए तो आरबीआई को $100 मिलियन लाके देने पड़ेंगे। फिर मान लो लॉकहीड ने जमीन खरीदी, वो जमीन 2-3 साल बाद बेची, 6,000 करोड़ की जमीन यदि 4,000 करोड़ में गई तो लॉकहीड को नुकसान गया। लेकिन यदि वो जमीन 8,000 करोड़ में गई तो अब 8,000 करोड़ का जो डॉलर है वो आरबीआई को देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल गेन्स है वो रिपेट्रिएबल है। और प्रॉफिट कि लॉकहीड ने जो सामान बेचा उसमें से सपोज 1,000-2,000 करोड़ 2,000 करोड़ कमाया, अब 2,000 करोड़ पे उसने टैक्स भरना है तो भर दिया, 30% 40% टैक्स भरा। अब वो 1,200 करोड़ वापस अमेरिका ले जाना चाहती है तो आरबीआई को डॉलर देने पड़ेंगे। यानी ये जो रिपे डॉलर्स ऑफ 6,000 करोड़ प्लस कैपिटल गेन्स प्लस प्रॉफिट, ये कमिटमेंट आरबीआई के ऊपर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर खड़ा होता है। और वो जिस दिन उसने कैपिटल पुल आउट किया या प्रॉफिट पुल आउट किया उस दिन यदि डॉलर नहीं हुए तो एक तरह का अर्थक्वेक आ जाएगा, फाइनेंशियल अर्थक्वेक आ जाएगा। और उस समय रुपये के दाम इतने गिर जाएंगे कि मतलब $1 है वो शायद 100 रुपये का भी हो सकता है, 200 रुपये का भी हो सकता है। और उस समय जो विदेशी कंपनियों की जो शर्तें हैं वो सारी की सारी आंख बंद करके स्वीकार करनी पड़ेगी, वो नौबत आएगी। अब मैं आपको ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन देता हूं कि भारत में अब तक में एफडीआई आया कितना है, $370 बिलियन। कितना प्रॉफिट रिपेट्रिएशन हुआ है वो आंकड़े मैंने इकट्ठे किए पर उसको मैंने ठीक से टैब्यूलेट नहीं किए, मैं नेक्स्ट वीक की वीडियो में बताऊंगा। भारत ने $300 बिलियन का कर्जा लिया है, ये कर्जा भी सूद के साथ चुकाना है। ये सूद के साथ कितना होगा मुझे नहीं पता, पर अप्रोक्सीमेटली 5% सूद मान ले तो $315 बिलियन जितना हो जाएगा। और अभी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है, $300 बिलियन का रिजर्व्स, यानी मैसिव कैपिटल पुल आउट होता है। तो और दाम मान लो कम भी हो जाता है क्योंकि बड़े पैमाने पे यदि कैपिटल पुल आउट होता है तो ये $370 बिलियन की प्रॉपर्टी मान लो डिसाइड किया उन्होंने कि 1 महीने के अंदर बेचनी है, तो इनको 370 नहीं मिले, 370 नहीं मिलेंगे, 300 ही मिलेंगे क्योंकि दाम कम हो जाएंगे। तो भी सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाएगा तो कर्जा चुकाने के लिए $1 नहीं बचेगा। यहां तक कि जो रोज बरोज की खाने का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे दवाइयाँ हैं, पेट्रोल है, मशीनरी है, स्पेयर पार्ट्स है, वो इंपोर्ट करने के लिए भी $1 नहीं बचेगा। तो ऐसी हालत में यदि मान लो मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है तो सारी फैक्ट्रियाँ एक के बाद एक बंद हो जाएगी। दवाइयों को इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है तो सरकार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। प्लस मिलिट्री के जो इक्विपमेंट है उसके स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करने की यदि $1 नहीं बचे तो मिलिट्री भी तकलीफ में आ जाएगी। पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए $1 नहीं है, 75% पेट्रोल हमारा इंपोर्ट होता है, जितना हम पेट्रोल यूज़ करते हैं उसका कुछ 70-75% आज इंपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ी तकलीफ आएगी, यानी पूरा देश ठप हो जाएगा। और सरकार को अपनी इज्जत बचाने के लिए, नाक बचाने के लिए, अपनी टंगड़ी ऊंची रखने के लिए विदेशों की सारी शर्तें माननी पड़ेगी, जो कि 1999 में करके दिखाया। जो भारत के लोग IMF वर्ल्ड बैंक में जाने से मना कर रहे थे, WTO में जाने से, 1991 में फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस खड़ी कर दी और उसके बाद WTO की सारी शर्तें एक के बाद एक माननी पड़ी। यानी अब जो FDI के सपोर्टर है वो कहते हैं कि भाई विदेशी कंपनी कभी पुल आउट करेगी नहीं, मैसिव पुल आउट, यानी कॉन्स्पिरेसी थियरी की तरह खपाते हैं। ये सिचुएशन कब आएगी कि जब विदेशी कंपनी तय करती है कि आज के दिन उनको घाटा ही करना है ताकि भारत सरकार के घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा सके और फ्यूचर में ऐसी पॉलिसी बनाई जा सके कि जिससे आने वाले 10 साल में फ़ायदा हो। यानी जिस दिन साइमल्टेनियस मैसिव कैपिटल पुल आउट, सिंक्रोनाइज कैपिटल मतलब सारी कंपनियां एक साथ अपना प्रॉफिट ले जाने की बात करती है, सारी कंपनी एक साथ अपना कैपिटल ले जाने की बात करती है, वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही हो सकता है। यदि हर एक प्लेयर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होने की संभावना कम है। लेकिन मैं दूसरे स्टेज में आता हूं कि ऐसा होने की संभावना है तो इस शर्त को मानने में प्रॉब्लम क्या है। यानी वो एज्यूम करके चलते हैं कि दुनिया में कभी इस तरह की परिस्थिति आती ही नहीं है। भाई इस तरह की परिस्थिति यदि आती नहीं तो दुनिया में कभी युद्ध ही नहीं होता। जो युद्ध होता है उसमें दोनों कंट्री को लॉस जाता है, जो जीतने वाला कंट्री है उसको भी टेम्पररी तो लॉस ही जाता है।
जैसे अमेरिका ने इराक में जो पैसा खर्च किया युद्ध में, तो कागज पे उतना प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, उसको लॉस में ही गया। तो क्यों उसने लॉस किया? इसलिए लॉस किया कि सारे तेल के कुएं अमेरिका की कंपनियों के हाथ में आ गए। यानी अमेरिका की सरकार की बैलेंस शीट देखो तो नेगेटिव है, लेकिन अमेरिका की कंपनियों की कैपिटल शीट देखो, एसेट शीट, बैलेंस शीट नहीं, एसेट शीट देखो तो इतने सारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के तेल के कुएं थे, वो अब सारे अमेरिका की कंपनियों की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। तो और यदि हम कहें कि ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, यदि वो ऑर्गेनाइज्ड होके इस तरह के पॉलिटिकल गेम नहीं खेलती तो इराक और अमेरिका का युद्ध ही नहीं होना चाहिए था, और इराक और लीबिया और अमेरिका और लीबिया का युद्ध ही नहीं होना चाहिए था। अभी जो अमेरिका ईरान पे वॉर करने वाला है वो भी पेट्रोल के लिए ही करने वाला है। यानी ये हम जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, पेड इकोनॉमिस्ट, वो अक्सर हमेशा ये कहते हैं कि कंपनियां सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट देखती है, उनको कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता ही नहीं है। फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो तो भी, और वो जितने भी कठिन सवाल होते हैं वो सब दबा देते हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को यदि सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट था तो उसने भारत के सैनिकों की जो कारतूसें थी उसमें क्यों भैंस की चर्बी निकाल दी और गाय की और सूअर की चर्बी मिलाना मिस किया। तो इकोनॉमिस्ट ऐसे सारे सवालों के वो फाड़ के फेंक देंगे, वो कभी जवाब ही नहीं देंगे। हिस्टोरियन पेड इकोनॉमिस्ट, मतलब वो हमेशा एक दिखावा करना चाहते हैं कि कंपनियों को कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट करना चाहती है। तो यानी ये कंपनियां यदि अपना कैपिटल बेचने की कोशिश करेगी तो 370 बिलियन डॉलर के बदले में उनको मैसिव पुल आउट करेंगे तो सिर्फ 250 बिलियन डॉलर ही मिलेगा। तो वो ऐसा करेंगे नहीं, वो लेकिन करेंगे इसलिए क्योंकि जब 250 बिलियन डॉलर जब भारत सरकार को रिपेट्रिएट करना पड़ा तो भारत सरकार के पास फिर सिर्फ 50 बिलियन डॉलर बचेगा, तो 1 साल का डेट है वो उसको भी खा जाएगा। तो बाद में भारत सरकार के ऊपर 200 बिलियन डॉलर का डेट होगा, रिजर्व प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा, पेट्रोल मंगाने के भी पैसे नहीं बनेंगे, और उस समय भारत सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, सारी शर्तें माननी पड़ेगी। तो अब इसका उपाय क्या है? मतलब ये एफडीआई का भयस्थान है। पहले तो एफडीआई के नाम पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी के भक्त तीनों एक झूठा प्रचार कर रहे हैं कि एफडीआई में सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी नहीं होती। वो झूठ है। सरकार का ये कमिटमेंट बन जाता है जैसे ही कोई आदमी डॉलर लेके आए कि उसको प्रॉफिट, कैपिटल और कैपिटल गेंस उसको के बदले में उसको डॉलर लाने देंगे, जो कि मैंने जो वीडियो के बिगनिंग में गुजरात और आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दिया उसमें ये नहीं होता। मान लो एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य में इन्वेस्ट करता है, कि पंजाब का आदमी ने हरियाणा में फैक्ट्री डाली, तो हरियाणा सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जब वो फैक्ट्री बेच के जा रहा है तब उसको उसका पैसा या प्रॉफिट वापस करे। वो मार्केट में से उसको जितना मिला उतना मिलेगा। यानी पंजाब का आदमी यदि हरियाणा में इन्वेस्ट करता है या हरियाणा का आदमी पंजाब में इन्वेस्ट करता है तो सरकार को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि सरकार को कोई लायबिलिटी तो बनती नहीं है। जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है, और गवर्नमेंट की है वो सोसाइटी की लायबिलिटी बन जाती है। तो मेरे एफडीआई आने के लिए मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी लायबिलिटी बन रही है। मेरी क्या लायबिलिटी बन रही है कि भाई जिस दिन लॉकहीड इंडिया को डॉलर वापस ले जाने पड़ेंगे तब मुझे डॉलर ला के देने पड़ेंगे। तब इकोनॉमिस्ट तो आएंगे नहीं, सब वो पेड इकोनॉमिस्ट है। जब क्राइसिस, जब बारिश आती है तब सारे पेड इकोनॉमिस्ट है वो छिप जाते हैं। वो कोई टेम्पररी रीज़न को ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि इधर बारिश आ गई इसलिए ये ऐसा हुआ, इधर ये 1-2 कीड़े आ गए थे इसलिए ऐसा हुआ। मतलब वो जब भी कोई क्राइसिस होती है तो क्राइसिस में जो फंडामेंटल रीजंस होते हैं उसके हमेशा कवर कर देते हैं, और टेम्पररी रीजंस होते हैं उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हैं। तो डॉलर देने का कमिटमेंट मुझे नहीं देना, इसलिए एफडीआई का विरोध कर रहा हूं। अब डॉलर देने के कमिटमेंट के बिना कोई कंपनी आ रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो भी कंपनी 100 बिलियन डॉलर आरबीआई में देती है, आरबीआई उसको लिख के दे दे कि जिस दिन तुमको पैसा वापस, डॉलर वापस ले जाना पड़ेगा, डॉलर तुमको खुद लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे वो मैं चाइना का एग्जांपल देता हूँ। आरबीआई तुमको $1 नहीं देगी। कि चाइना ने बिगिनिंग में जब एफडीआई अलाउ की तो पहले तो चाइना को फेवरेबल टर्म्स क्यों मिली, कंडीशन क्यों मिली? क्योंकि 1972 में चाइना ने ये धमकी दी थी कि यदि अमेरिका ने हमें फेवरेबल कंपनी कंडीशंस नहीं दी तो हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है, केमिकल वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है, हम सऊदी अरेबिया को बेच देंगे। तो पूरा इजराइल टेंशन में आ गया। अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी है, वो काफ़ी पावरफुल है और प्रोडक्टिव भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो प्रपंच करते हैं, उनके पास बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे वैज्ञानिक है, बहुत अच्छे
मतलब मैथमेटिशियंस है, वो बहुत प्रोडक्टिव लोग हैं, और प्रोडक्टिव लोग हैं इसलिए वो इतने पावरफुल भी है। लेकिन टेंशन में तो आ गए, इसलिए उन्होंने निक्सन और किसिंजर, किसिंजर है वो निक्सन का सेक्रेटरी था, मतलब बोल सकते हो उसको डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, यानी उसका होम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट हुआ। किसिंजर का होम मिनिस्टर उस समय, निक्सन का होम मिनिस्टर किसिंजर था, किसिंजर भी ज्यूइश है। वो टेंशन में आ गए कि भाई इस तरह से यदि चाइना ने सचमुच एटॉमिक बॉम्ब सऊदी अरेबिया को दे दिया तो हम तकलीफ में आ गए। इसलिए उन्होंने एक बहाना निकाला कि रूस को पछाड़ने के लिए हमें चीन को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने चीन को टेक्नोलॉजी देनी शुरू की, कंज्यूमर गुड्स की, हर तरह की। पर असल में चीन है वो एक न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा था, इसलिए उसको फेवरेबल कंडीशन मिली। लेकिन जब विदेशी कंपनियां अमेरिका में गई धंधा करने के लिए, तो चाइना ने कंडीशन रखी कि रिपैट्रिएशन वाया एक्सपोर्ट्स ओनली, यानी लॉकहीड ने 6000 करोड़ रुपए दिए, उसने कुछ माल इंडिया में बेचा, कुछ माल विदेश में बेचा, अब उसने प्रॉफिट किया मान लो 1000 करोड़ का। अब 1000 करोड़ उसको रिपैट्रिएट करना है, तो वो 1000 करोड़ तभी रिपैट्रिएट कर पाएगा जब उसने 1000 करोड़ के इक्विवेलेंट डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। यानी जितना उसने एक्सपोर्ट किया है उतना उसको डॉलर वापस ले जाने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाइनीज गवर्नमेंट की कोई कंडीशन नहीं है ये बिगिनिंग में। बाद में जब चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से चाइना के पास फॉरेन रिजर्व बहुत बढ़ गया, और बाद में वो WTO में ज्वाइन हुआ एक डेवलप्ड नेशन की तरह, तो बाद में ये सारी कंडीशन हटानी पड़ी, उसको कमज़ोर करनी पड़ी। लेकिन आज भी चाइना के अंदर जितना माल ले जाना हो आसान है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। लेकिन चाइना को गवर्नमेंट को डॉलर दिए, उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट से डॉलर निकलवाना नामुमकिन के बराबर है। आज भी कानून उन्होंने सारे छाप दिए, लेकिन वहाँ पे 2 अलग अलग लेवल है, एक कागज़ का कानून और एक जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तब दूसरा कानून आता है। वो इंटरनली डिस्क्रिशनरी पावर के जरिए वो धक्के खिलाएंगे या तो टेक्निकल फॉल्ट निकालेंगे, एप्लीकेशन में फॉल्ट निकालेंगे, किसी भी तरह से डॉलर वापस ले जाना होता है तब लेने के देने पड़ जाते हैं। इंडिया जितना आसान नहीं है कि मॉरिशस की कंपनी आई, प्रॉफिट किया और दूसरे दिन RBI को बोला कि भाई प्रॉफिट वापस ले जाना, और दूसरे दिन RBI ने डॉलर का चेक उनका पास कर दिया। इतना आसान नहीं है चाइना में। तो पर जब चाइना के पास नहीं था तब उन्होंने रिपैट्रिएशन इन एक्सपोर्ट ओनली ही था। दूसरा, हम जो FDI अलाउ कर रहे हैं गंगा साफ करने में, जापान की कंपनी FDI कर रही है। बुलेट ट्रेन, बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन लगेगी, उसमें जापानीज कंपनी पैसा लगाएगी, ऐसे कुछ अखबारों में इंफॉर्मेशन आ रही है। तो उसमें तो डॉलर आने ही नहीं वाले। मान लो गंगा साफ किया, कंपनी ने 1000 करोड़ डॉलर का प्लांट लगाया, उसमें से साल का उसने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो वो 100 करोड़ के बदले में एक्सपोर्ट तो कुछ हुआ नहीं है। तो वो भारत सरकार को जब 100 करोड़ रुपए देके कहेगी कि हम मुझे डॉलर दो, तो भारत सरकार डॉलर कहाँ से लाएगी, उसके बदले में कोई एक्सपोर्ट तो हुआ ही नहीं। इसी तरह से बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी, तो उसमें तो जितना रेवेन्यू है वो सारा रुपये में होगा, तो रुपये में जो रेवेन्यू होगा उससे प्रॉफिट होगा वो भी रुपये में होगा। अब वो कंपनी जब भारत सरकार को कहेगी कि ये लो रुपया जो हमने प्रॉफिट में कमाया और इसके बदले में हमें डॉलर दो, तो बुलेट ट्रेन ने उसने कोई डॉलर तो ला के दिया नहीं है। इसलिए चाइना ने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई FDI नहीं आने दिया था, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खुद अपने बलबूते पे खड़ा किया। तो जो सॉल्यूशन में, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में बता रहा हूँ वो ये कि रिपैट्रिएशन बाय एक्सपोर्ट ओनली, कि जो भी कंपनी आती है उसको रिपैट्रिएट करना है तो वो एक्सपोर्ट करके ही कर लेगी और कोई तरीका नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जब कंडीशन रखोगे तो जो FDI प्रेमी है, FDI भक्त, उनको परेशानी हो जाती है। एक वो कहते हैं कि FDI की वजह से कभी फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज होने नहीं वाली। फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज होने नहीं वाली इसका मतलब कि एक्सपोर्ट हमारा सफिशिएंट होगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज अंत में आता कहाँ से, एक्सपोर्ट से ही आता है। यदि एक्सपोर्ट हमेशा सफिशिएंट रहने वाला है तो ये कंडीशन में प्रॉब्लम क्या है उनको। मतलब ये इस तरह की बात करते हैं कि बारिश कभी आने नहीं वाली, और मैं कहता हूं कि चलो जिस दिन बारिश आ जाएगी उस दिन तुमको फाइन भरना पड़ेगा, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, जब बारिश आए तो हमको कोई फाइन नहीं लगना चाहिए, और फिर बाद में चिल्ला के बोलते हैं कि बारिश कभी आने नहीं वाली या तो अर्थक्वेक कभी होने नहीं वाला। जैसे बिल्डर ने मुझे मकान बना के दिया, अब मैं कहता हूँ कि ये मकान अर्थक्वेक प्रूफ है, तो क्या अर्थक्वेक कभी आने ही नहीं वाला।
भाई अर्थक्वेक कभी आने ही नहीं वाला, तो मैं कंडीशन रखता हूँ कि जिस दिन अर्थक्वेक आया और उस दिन मकान टूट गया तो तुम्हें मुझे 10 लाख देने पड़ेंगे, तो वो कंडीशन मानने से मना कर रहा है। यानी अर्थक्वेक का भय उसके माइंड में है, वो झूठ बोल रहा है जब वो कहता है कि अर्थक्वेक आने ही नहीं वाला। इस तरह से एफडीआई के प्रेमी जो है वो कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस कभी आने ही नहीं वाली। क्राइसिस आने नहीं वाली, इसका मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट हमेशा मजबूत रहेगा। तो एक्सपोर्ट मजबूत रहेगा तो रिपेट्रिएशन बाय एक्सपोर्ट ओनली कंडीशन में उनको क्या प्रॉब्लम है। यानी ये कंडीशन मानने से वो मना कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि ये भाई उनको भी सता रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं जब ये कहते हैं कि रिपेट्रिएशन की क्राइसिस कभी होने ही नहीं वाली। अब वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि उनके नेता की बदनामी होगी। मान लो आज कोई नरेंद्र मोदी का भक्त कहे कि भाई गंगा साफ करने में एफडीआई नहीं आनी चाहिए, तो उसके नेता की बदनामी होगी, क्योंकि वो तो नरेंद्र मोदी तो एफडीआई को प्रमोट कर रहे हैं जहाँ गंगा साफ करने में या बुलेट ट्रेन में या डिफेंस में या हर जगह पे। तो अपने इसी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हालत बिगड़ी हुई है, क्योंकि उनके नेता भी मॉरिशस रूट को सपोर्ट कर रहे हैं। मॉरिशस में भारतीयों का जो पैसा आ रहा है सिर्फ उसी का विरोध हो रहा है। जो रॉथस्चाइल्ड पैसा ला रहा है लीगली, क्योंकि अभी तो कानून है मॉरिशस रूट में, तो रॉथस्चाइल्ड का पैसा जो आ रहा है वो लीगली आ रहा है। ब्रिटेन की रानी का पैसा जो आ रहा है मॉरिशस रूट के द्वारा वो भी लीगली आ रहा है। उसके ऊपर टैक्स डालने की बात ना कोई बीजेपी का नेता बोल रहा है, ना कांग्रेस का नेता बोल रहा है, ना आम आदमी पार्टी का नेता बोल रहा है। तो अब कार्यकर्ता इस बात को भी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यदि वो अपोज करते हैं, मान लो मॉरिशस रूट का विरोध करते हैं, तो वो तुरंत प्रॉब्लम आ जाएंगे कि भाई अभी तो तुमने बोला वोट फॉर अरविंद केजरीवाल या वोट फॉर नरेंद्र मोदी तो और वो या वोट फॉर सोनिया गांधी, तो ये तीनों तो एफडीआई मॉरिशस रूट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अंधभक्तों की एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके नेता जो भी मंत्र बोले वो मंत्र उनको बोलने पड़ते, वो मंत्र उनको अच्छे लगे या ना लगे, और इसलिए वो अब ये कंडीशन सुन के परेशानी में आ जाते। तो ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये कि भारतीयों को डॉलर रखने की छूट दी जाए। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है कि एक भारतीय है, वो अमेरिका गया, वो अमेरिका का सिटीजन बन गया। अब वो भारत में $100 मिलियन लेके आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कहती है कि हाँ, जिस दिन तुमको $100 मिलियन वापस ले जाना है तुम ले जा सकते हो। लेकिन कोई भारत का सिटीजन है, वो अमेरिका गया, अमेरिका कमा के उसने भारत की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी, वो $100 मिलियन लेके वापस भारत आ गया। अब भारत की सरकार उसे कहती है कि तू $100 मिलियन वापस ले जाके नहीं ले जा सकता। यानी ले जा सकता है, पर उसके ऊपर मतलब जो भारतीय खुद अपने एक्सपोर्ट के द्वारा डॉलर कमा रहा है उसके ऊपर ढेर सारी रिस्ट्रिक्शन है, और कोई विदेशी डॉलर लेके आ रहा है तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सारे कानून सिमेट्रिकल करने चाहिए, यानी विदेशियों के ऊपर जितनी रिस्ट्रिक्शन है भारतीय के ऊपर सिर्फ उतनी ही रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। यदि सारी रिस्ट्रिक्शन रखनी है तो विदेशी के ऊपर भी रख दो जितनी यदि पॉसिबल है। जैसे कि गुजरात में एक कानून है कि गुजरात का रहने वाला शराब नहीं पी सकता, लेकिन कोई एनआरआई आता है तो उसको पासपोर्ट दिखा के सीधी, मतलब एनआरआई यानी विदेशी सिटीजन, कोई विदेशी सिटीजन आता है अमेरिका का गोरा कोई भी या अफ्रीका का काला, तो उसको फौरन दारू पीने की परमिट मिल जाती है। तो ये कानून नहीं होना चाहिए। जो कानून विदेशी के लिए है वही कानून भारतीय के लिए। और चलो दारू तो छोटी बात है, मतलब दारू तो लोग इलीगली भी पी सकते हैं, लेकिन $100 मिलियन का कारोबार कोई इलीगली नहीं चला सकता। तो जो फाइनेंशियल रूल और जो फाइनेंशियल लिबर्टी फॉरेन सिटीजन के लिए एग्जैक्टली वही फाइनेंशियल लॉज इंडियन सिटीजन के होने चाहिए। अब जब भारत के लोगों को डॉलर रखने की छूट देंगे तो एक इश्यू आएगा कि यदि वो भारतीय है और भारत में रह रहा है तो उसको वेल टैक्स देना पड़ेगा, और उसके ऊपर डॉलर के ऊपर वेल टैक्स लिया जाएगा। डॉलर को हम गोल्ड मान ले, गोल्ड के ऊपर आज वेल टैक्स 1% है। यदि आपके पास 10 तोले से ज़्यादा सोना है और महिला के पास 50 तोले से ज़्यादा सोना है, तो उसके पास जितना सोना है उसका 1% उसको वेल टैक्स देना पड़ता है। कोई देता नहीं है वो अलग बात है, पर कानून है कम से कम। और इसी तरह से डॉलर पे वेल टैक्स हो, वो डॉलर रख सके। और इनकम टैक्स एक्ट में एक चेंज हो कि आदमी ने डॉलर कमाया तो उसके इनकम टैक्स लगेगा। वो डॉलर यदि वो आरबीआई को दे देता है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और वो डॉलर यदि वो प्राइवेट मार्केट में बेच देता है किसी को भी, अमेरिकन को, भारतीय को, तो उस पर उसका इनकम टैक्स लगेगा। दूसरा कानून कि जो तुम इंपोर्ट कर रहे हो वो डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। यानी कि मैंने $100 की चीज़ इंपोर्ट की और 6,000 रुपये की, और उसको मैंने 7,000 रुपये में बेचा या 10,000 रुपये में बेचा, तो मुझे 10,000 रुपये पे पूरा
मेरी इनकम मान ली जाएगी और जो 6,000 रुपये की चीज़ मैंने इंपोर्ट की उस पर मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी मुझे पूरे 10,000 पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारे कानून से जो इंडियन सिटीजन है वो लेवल फील्ड में आ जाएगा और उससे फॉरेन एक्सचेंज का बर्डन है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं रहेगा। अब जो भी आदमी फॉरेन एक्सचेंज के लेके आएगा उसको पता है कि भाई आरबीआई उसको $1 नहीं देने वाली। जिस दिन उसको अपनी फैक्ट्री बेचनी है, जिस दिन उसको प्रॉफिट रिपोर्ट कर, आरबीआई एक ढेला भी नहीं देगी। जो प्राइवेट मार्केट में से एक्सपोर्ट के जरिए मुझे जो ले जाना है वो ले रहा है। और एक्सपोर्ट में और भी रूल बनाने पड़ेंगे कि सोना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, चांदी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, नेचुरल रिसोर्सेस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। लेकिन मैन्युफैक्चर्ड गुड है उसको यदि ले जाना है तो उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। मतलब वो एक कॉम्प्लिकेटेड, जैसे चाइना में जब था कि रिपेट्रिएशन डॉलर में नहीं हो सकता, तो चाइना में भी गोल्ड एक्सपोर्ट पे बैन है। गोल्ड यदि एक्सपोर्ट करना है तो चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ी थी। सिल्वर पे बैन है, मेटल्स पे बैन है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सपोर्ट है वो फ्रीली अलाउड नहीं है। जैसे चाइना से यदि तुमको कंटेनर भर के मोबाइल फ़ोन ले जाना है तो कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन यदि तुमको कंटेनर भर के तांबा ले जाना है चाइना से तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं, उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। वो नेचुरल रिसोर्सेज एक अलग ही चैप्टर हो जाता है। तो जब मैंने कहा रिपेट्रिएशन बाय एक्सपोर्ट ओनली, तो इसका मतलब होता है रिपेट्रिएशन बाय एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ओनली। ये ध्यान में रखना, ये एक्सपोर्ट है, इसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही आएगा, सोना चांदी तांबा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं आएंगे। ये कंडीशन आती है तो फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस है वो कम हो जाएगी। लेकिन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम तो रहता है। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या कि हमारे यहाँ कुछ उत्पादन ही नहीं हो रहा। एक के बाद एक देश है वो भी हमारे चाइना के चुगल में आते जाएंगे, हमारे दुश्मन होते जाएंगे। जैसे श्रीलंका है तो अब पूरा चाइना का सैटेलाइट बन गया। चाइना का सैटेलाइट क्यों बन गया? देखो, एक फंडामेंटल चीज़ है कि दुनिया में हर एक देश के लोगों को, फिर वो भारत का हो या अमेरिका का हो या श्रीलंका का हो या भूटान का हो या नेपाल का हो, कोई भी देश का हो, लोगों को मोबाइल फ़ोन चाहिए, डीवीडी प्लेयर चाहिए, टीवी चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, पंखा ट्यूबलाइट चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। आप भी अभी यूट्यूब पे देख रहे हो तो पीसी से ही देख रहे हो, और मैं भी जो कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे कैमरा चाहिए। तो हर एक आदमी को ये सारे गुड्स चाहिए। अब ये गुड्स चाइना में थोक के भाव बन रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बन रहे। चाइना की कंपनियों के पास टैलेंट है, मेरिट है कि वो रोड बना दे, मोबाइल के टावर रख दे। हमारे यहाँ भारत में शायद ही किसी कंपनी को मोबाइल के टावर लगाने आता है, सब विदेशी कांच चलाते हैं, सारे स्पेयर पार्ट विदेशी आए। रोड बनाने की जो सबसे बड़ी कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, वो भी बेसिकली तो विदेशियों ने ही बनाई है। और उसका अभी मुझे पता नहीं उसका कितना शेयर विदेशियों के पास है, पर एक ज़माने में वो 100% विदेशी कंपनी थी, बाद में भारतीयों के हाथ में आ गया। मुझे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन उसका पता नहीं है। तो श्रीलंका में चाइना मोबाइल डीवीडी प्लेयर तो बेचता ही है, काफ़ी सस्ते दाम पे बेचता है, लेकिन चाइना में रोड बनाने की सारी कंपनियां चाइनीज़ है। मोबाइल फ़ोन वहाँ पे चाइनीज़ चलाते हैं, वहाँ का पूरा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क चाइनीज़ चलाते हैं, वहाँ के रेलवे के ब्रिज बन रहे हैं, रेलवे लाइन लग रही है, सब चाइनीज़ कर रहे हैं। शायद श्रीलंका में बुलेट ट्रेन भी आ जाए तो वो भी चाइनीज़ लगा देंगे, ये वहाँ पे ज़रूरत हो और पोटेंशियल लगा तो इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है चाइना की, उसकी वजह से आज श्रीलंका है वो पूरा चाइना की साइड हो गया। यही ट्रेंड चलता रहा तो एक दिन भूटान भी चाइना के साइड चला जाएगा, नेपाल भी चाइना के साइड चला जाएगा। क्योंकि भूटान के लोगों को भी तो मोबाइल फ़ोन चाहिए, डीवीडी प्लेयर चाहिए, टीवी चाहिए, और क्यों नहीं चाहिए? उनको एसी नहीं चाहिए तो हीटर चाहिए, रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए तो शायद गीज़र चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में नहीं बन रही, चाइना में बन रही। अब चाइना ये सारी चीज़ें भूटान से इंपोर्ट करेगा। अभी तो क्या हो रहा है कि चाइना ये सारी चीज़ इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। मतलब भूटान में जो डीवीडी प्लेयर बन रहे हैं, सॉरी भूटान में जो डीवीडी प्लेयर है वो इंडिया से जाते हैं। तो अब इंडिया कहाँ से लाता है? इंडिया है वो चाइना से 1000 रुपये में डीवीडी प्लेयर ला के भूटान में 1200 में बेचता है, 1500 में बेचता है इंडियन ट्रेडर। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों भूटान के लोगों को पता तो चलेगा ही कि ये चाइना में 1000 रुपये में मिल रहा है, और चाइना वही चीज़ भूटान में आके 800 रुपये में बेचेगा। तो लेकिन चाइना जब बेचेगा तब चाइना कहेगा कि भाई या तो डॉलर दो या तो चाइनीज़ यॉन दो। तो भूटान की कोई एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी तो है नहीं, तो भूटान के पास ऑप्शन क्या बचेगा कि भाई चाइनीज़ को वहाँ पे डैम बना दे दो, चाइनीज़ को वहाँ पे सेना रखने दो, चाइनीज़ को वहाँ पे कंपनियों को वहाँ पे होटल चलाने की परमिशन दो। इसलिए यदि हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं हुई और लोकल एफडीआई नहीं, लोकल को प्रोडक्शन कैपिटल इंप्रूव नहीं हुई, तो एक के बाद एक विदेशी तो घुसते ही जाएंगे, बाकी आसपास के देश है वो भी विदेशियों के कंट्रोल में आते जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे इंप्रूव हो? एक है वेल्थ टैक्स।
वेल्थ टैक्स से एफडीआई का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा कि जितनी विदेशी कंपनियां आई है 370 बिलियन डॉलर, उन्होंने जमीन खरीदी है, जैसे ही वेल्थ टैक्स आएगा वो जमीन के दाम सीधे 1/10 हो जाएंगे, एक जीरो कम हो जाएगा। आज जो 1 करोड़ की जमीन दिल्ली में रख रहे हो, ये 1% वेल्थ टैक्स का कानून, मेरी वेल्थ टैक्स की पूरी अलग वीडियो है कि कैसे वेल्थ टैक्स की अभाव की वजह से हमारे यहाँ जमीन के दाम 10 गुने हो गए। बिल्डिंग का भाव वही रहेगा, ईंट का दाम वही रहेगा, सीमेंट का दाम वही रहेगा, थोड़ा कम होगा, 10-15% कम होगा, लेकिन जमीन का दाम है 1 जीरो निकल जाएगा पीछे से। तो उन्होंने मान लो 370 बिलियन डॉलर का एफडीआई, उसमें से 50 बिलियन डॉलर की जमीन है, वो सीधा 5 बिलियन डॉलर हो गया, यानी 45 बिलियन डॉलर का बर्डन हमारा कम हो गया। और जमीन के दाम कम हो गए तो भारत के जो उद्योगपति है वो, उनके लिए फैक्ट्री डालना, दुकान डालना आसान हो जाएगा, वो धंधा खोल सकेंगे। दूसरा, ज्यूरी सिस्टम। अब चाइना में ज्यूरी सिस्टम नहीं है, लेकिन चाइना में जुडिशरी कम करप्ट क्यों है? हाँ, वैसे चाइना में भी अब ज्यूरी सिस्टम आ रही है, क्योंकि चाइना में भी देखा कि भाई जज इतने भ्रष्ट होते हैं कि बिना ज्यूरी छुटकारा नहीं, इसलिए चाइना में भी अब धीरे धीरे ज्यूरी सिस्टम आ रही है। लेकिन फिर भी चाइना में जो जज सिस्टम है वो भी क्यों कम करप्ट है? क्योंकि वहाँ पे एक तो जजों की संख्या ज़्यादा है, 2 लाख जज है, इसलिए फास्ट है। कम करप्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ जज की रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू के वेटेज न के बराबर है, सारा रिक्रूटमेंट वहाँ रिटर्न एग्जाम से होता है। दूसरा, हमारे यहाँ क्या कानून है कि आदमी जज कब बनेगा? पहले वो 12th पास करे, फिर 3 साल कॉलेज करे, BA BCom BSc कुछ भी, या 4 साल कॉलेज करे, फिर वो 3 साल LLB करे, फिर 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसको जज के एग्जाम में बैठने की नौकरी मिलती है, उसको एग्जाम में बैठने दिया जाता है। जबकि चाइना में क्या सिस्टम है कि वो 12th पास करके सीधा जज के एग्जाम में बैठ सकता है। अब उसने अपना मेरिट प्रूव किया एग्जाम में कि एप्टीट्यूड है, मेरिट है, लॉजिक कैपेबिलिटी है, तो और उसके पास डिग्री नहीं है, तो फिर उसको 5 साल का 6 साल का उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बाद में जज बनता है। यदि मान लो उसने 12 के बाद 3 साल की डिग्री लिया और फिर उसने जज का एग्जाम क्लियर किया, तो उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 2 साल का होता है या 3 साल का होता है। मतलब यदि वो 12th पास किया तो सीधा वो जज की नौकरी में बैठ सकता है। यही है कि उसको जज बनने से पहले उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम क्लियर करना पड़ता है। उससे होता क्या है कि जो लोअर मिडिल क्लास के लड़के हैं, लोअर क्लास के लड़के हैं, जो मेरिटोरियस लड़के, वो भी वहाँ पे जज बन पाता है। जबकि यहाँ पे तो क्या होता है कि स्कूल के बाद यदि कोई आदमी गरीब है तो वो सीधा नौकरी पे लग जाएगा, तो जज बनने के एग्ज़ाम में ही नहीं पहुँच पाएगा। उसके बाद किसी आदमी ने ग्रेजुएशन ख़त्म किया, अब वो गरीब है तो वो भी LLB नहीं करेगा, वो सीधा काम धंधे पे लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ जुडिशरी में एक तो पहले ये जो सिस्टम है उसकी वजह से एग्ज़ाम में अधिकतर वकीलों के और जज के लड़के बैठते हैं, और थोड़े बहुत मान लो मेरिटोरियस आ भी गए तो इंटरव्यू में सब फिल्टर आउट हो जाते हैं, इंटरव्यू में सिर्फ भाई भतीजावादी होता है। तो चाइना में जुडिशरी फास्ट है और कम करप्ट है, क्योंकि वहाँ रिटर्न एग्जाम से रिक्रूटमेंट होता है। पर उससे भी ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन है ज्यूरी सिस्टम, कि ज्यूरी सिस्टम में जो अदालत के अंदर भ्रष्टाचार है वो न के बराबर हो जाता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि चाइना में कोई लेबर डिस्प्यूट होता है तो उसका जजमेंट 2-3 हफ्ते में आता है, इंडिया में कोई लेबर डिस्प्यूट हो तो उसका जजमेंट 3-3 साल निकल जाते हैं। अब ये ज्यूरी सिस्टम है, उसमें भी वही प्रॉब्लम है कि ये सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, ये सब ज्यूरी सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। आप खुद ही उनको फ़ोन करके पूछ लो यदि मुझ पर भरोसा नहीं होता होगा। और नहीं, मैं तो कहता हूँ मुझ पर भरोसा मत करो, आप खुद ही उनको पूछ लो। इसलिए उनके जितने अंधभक्त हैं, सोनिया गांधी के अंधभक्त हो या अरविंद केजरीवाल के अंधभक्त हो या मोदी साहब के अंधभक्त हो, वो भी ज्यूरी सिस्टम का विरोध करते हैं। क्योंकि यदि उन्होंने ज्यूरी सिस्टम को सपोर्ट किया तो वो बेचारे मुश्किल में आ जाएंगे कि भाई तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो, तुम कहते हो कि ये ज्यूरी सिस्टम अच्छी बात है, तुम्हारा नेता तो इसकी बुराइयां करता रहता है। इसी तरह से वेल्थ टैक्स का है, और राइट टू रिकॉल वगैरह से जो नोडल ऑफिसर हैं उनकी दादागिरी, करप्शन कम होगा, तो इससे भी जो फैक्ट्री चलाने वाला है वो आसानी से फैक्ट्री चला पाएगा। तो ये 3 कानून फैक्ट्री मालिक को मदद करते हैं। DD-MRCM, पहले इसका नाम MRCM था, चैप्टर 5, अब इसका नाम DD-MRCM है, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ मिनरल रॉयल्टी इन सिटीजन्स अकाउंट एंड मिलिट्री। इससे गरीबी कम होगी तो जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो वस्तुएं खरीद पाएगा, तो उद्योगों को बूस्ट मिलेगा। और उसके बाद दूसरे कानून है 300% कस्टम ड्यूटी, कस्टम स्मगलिंग कम हो, उसके लिए राइट टू रिकॉल कस्टम चेयरमैन, और जितनी कस्टम ड्यूटी आती है उसका 1/3 सारे सिटीजन में बराबर बटे। यानी कि यदि कोई स्मगलिंग से सामान लाता है तो सिटीजन, हर एक आदमी को लगेगा कि साले इसने मुझे नुकसान पहुंचाया, क्योंकि यदि उसने ड्यूटी भरी होती तो ड्यूटी का 1/3 पैसा मेरे खाते में जमा होता। यानी हर एक आदमी स्मगलर को अपना दुश्मन समझेगा। जबकि अभी क्या है कि कोई स्मगलर को दुश्मन नहीं समझता कि भाई उसने तो सरकार को पैसा नहीं दिया ना, मेरा क्या बुरा किया।
तो मैंने जो कानून प्रपोज किया है कि 1/3 कस्टम ड्यूटी है वो सीधी सिटीजन के खाते में जमा होगी, उससे अपने आप स्मगलिंग है वो कम होगी। तो ये सारे कानून हैं जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं। देखो कितना भी हाथ पांव मार लो, नारेबाजी कर लो, मुखौटा पहनो या टोपी पहनो या हाथ में झाड़ू घुमाओ या कितनी भी रैली निकालो, नेता की सभा में 5 लाख आते हैं या 50 लाख आते हैं, नेता की कितनी वाहवाही होती है, उससे फैक्ट्री की उत्पादकता नहीं बढ़ती। फैक्ट्री की उत्पादकता तब बढ़ती है जब जो आदमी फैक्ट्री चला रहा है वो इत्मीनान से काम कर सके। आज उसको एक्साइज वाला आके परेशान करता है, पोल्यूशन कंट्रोल वाला बोर्ड आता है आके परेशान करता है, सब परेशान करता है। अब नेता की मीटिंग में 6 लाख लोग के 12 लाख लोग हो गए तो उससे इसकी प्रॉब्लम कम नहीं होने वाली फैक्ट्री मालिक की, और फैक्ट्री मालिक की प्रॉब्लम कम नहीं होगी तब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ा तो जो भारत की इकोनॉमी है वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पूरी की पूरी विदेशों के हाथ चली जाएगी। एक मेरा दूसरा वीडियो पूरा इसी टॉपिक पे है कि जब बाबर का आक्रमण हुआ था, बाबर और जो भी है इब्राहिम लोदी और तुर्क मुगल का आक्रमण हुआ था, तब भारतीयों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो तुम आज भी महल देख लो, किले देख लो, मंदिरों में कितना पैसा था उस समय, आज कितना है वो देख लो, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। किला बनाने में कितना लेबर लगा था, महल बनाने में कितना लेबर लगा हुआ होगा, मंदिर बनाने में कितना लेबर लगा हुआ होता, वो लेबर के हिसाब से देख लो तो लेबर की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन तोप नहीं बना पाए। इतना पैसा था, इतना लेबर था, इतने महल बना दिए, इतने मंदिर बन गए, इतने किले बन गए, लेकिन तोप नहीं बना पाए और हार गए। क्योंकि तोप बनाने के लिए एक जो सोशल सिस्टम चाहिए या कोर्ट सिस्टम चाहिए वो नहीं थी, इसलिए कोई कारीगर ढंग से काम नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं थी, उनके पास तोप थी, और तोप थी इसलिए सारे किले काम नहीं आए, कोई महल काम नहीं आया, और तोप की वजह से जीत गया। और उस समय संख्या भी नहीं थी, उस समय संख्या 2% भी नहीं थी। उनके जो आक्रमणकारी थे उनकी संख्या भारत की जनसंख्या के मुकाबले में 2-3% भी नहीं थी, पर उनके पास उससे भी कम शायद 1% ही रही होगी। पर और तो क्वेश्चन आता है कि उस समय इतने किले बांध पाए, इतने महल बांध पाए, तोप क्यों नहीं बना पाए? इतना सारा लेबर था कि इतने सारे एक के बाद एक किले बन गए, तो वो लेबर तोप क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि तोप बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग टैलेंट चाहिए वो उस समय नहीं था। और वो आज वही सिचुएशन है कि इंजीनियरिंग टैलेंट और फैक्ट्री मालिक की जो एफिशिएंसी चाहिए वो नहीं है, और वो नहीं आएगी तब तक यहाँ पे ना DVD बन पाएगा, ना TV बन पाएगा, ना मोबाइल फ़ोन बन पाएगा, ना चिप बन पाएगी, कुछ भी नहीं बनेगा। और वो नहीं बनेगा तब तक पूरी इकोनॉमी है, आसपास के देशों की इकोनॉमी है। श्रीलंका तो ऑलरेडी चाइना के हाथ में चला गया, बर्मा भी चाइना के हाथ में चला गया, बांग्लादेश भी चाइना के हाथ में जा रहा है। बांग्लादेश में चाइना मिलिट्री पोर्ट बना रहा है, श्रीलंका में भी चाइना मिलिट्री पोर्ट बना सकता है, अभी मेरे ख्याल से 2-3 साल में शायद बन भी जाएगा। और यही हालत रहा तो नेपाल और भूटान भी चीन के हाथ में जाएगा। यानी FDI का और ओवरऑल सिक्योरिटी का ये सॉल्यूशन है कि ये कानून भारत में लाया जाए जिसके द्वारा हमारे फैक्ट्री मालिकों की एफिशिएंसी सुधर सके। ये कानून कैसे आ सकते हैं? आप अपने MP को SMS से ऑर्डर भेजो कि ये कानून पास करे। और अंत में मैं एक नई बात कहूँगा जो आज तक नहीं कही कि RSS के कार्यकर्ताओं, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं, मोदी भक्तों, इनके साथ बहुत टाइम मत खराब करो, बहुत टाइम बर्बाद हो गया सबका। ये 3 है, और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ये 5 लोग हैं, वो नारेबाजी के सिवा और किसी काम के लायक नहीं है। ये दिन रात नारेबाजी करते रहेंगे, टोपी पहनेंगे, झाड़ू हाथ में घुमाएंगे, मुखौटा पहनेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, पर भारत में एक भी अच्छे कानून लाने की बात करो तो उनको पसीने छूट जाते हैं। इसलिए ज़्यादा इन लोगों से टाइम बर्बाद करने का पॉइंट नहीं है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मान लो कोई आदमी है वो जो कि भारत में अच्छे कानून लाता है, वो BST की मीटिंग में चला गया या RSS की शाखा में चला गया तो उसका तो टाइम बर्बाद हो गया, और भारत का प्रॉब्लम तो सॉल्व होने नहीं वाला। उसके वो मॉर्निंग वॉक से, जो शाखा की मॉर्निंग वॉक है, या तो नारेबाजी है, या तो झाड़ू पहना, या तो टोपी पहनी, तो उससे तो कोई कानून अच्छा बनने नहीं वाला। तो यदि आपको भारत में अच्छे कानून लाने के भारत में आप अच्छे कानून लाना चाहते हो तो इन 5 वर्ग के लोगों से के साथ ज़्यादा टाइम मत बिगाड़ो। धन्यवाद।